स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फेजर डायग्राम्स। हमको आरएल, आरसी और आरएलसी सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाने एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेजर डायग्राम से आप फेमिलियर हैं और आपने पहले भी शायद अगर फर्स्ट ईयर में ड्रॉ किया हो फेजर डायग्राम्स को, तो आपने ट्रांसफार्मर के लिए शायद फेजर डायग्राम ड्रॉ किया होगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट एनी हाउ वी विल सी द फेजर डायग्राम फॉर आरएल, आरसी एंड आरएलसी सर्किट। ओके, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ फेजर डायग्राम, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एनी वेव फॉर्म इज फॉर्म्ड। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फेजर का जो कंसेप्ट है, आपको याद होगा लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक सर्कल कंसिडर किया था हम लोगों ने, और वहां से हम लोगों ने साइन ओमेगा टी और जे ओमेगा टी के वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, या साइन ओमेगा टी और जे ओमेगा टी के कंसेप्शन को हमने समझा था कि किस तरीके से एक सर्कल के फॉर्म में जब हम कंसीडर करते हैं एंगल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन या कोसाइन वेव बनती है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले कि अगर मुझे एक साइन वेव बनानी है तो मैं किस तरीके से एंगल को कंसीडर करके उस साइन वेव को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक हो गया आपका। जब हम साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि साइन वेव का कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कैसे होता है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ यूनिटी रेडियस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ यूनिट वेक्टर सर्कल। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस हम लोग ले रहे हैं, ये यूनिटी वेक्टर वाला रेडियस है, यूनिटी रेडियस है। मतलब ऑल ओवर दी सर्कल हम जो रेडियस कंसीडर कर रहे हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड है या उसकी जो क्वांटिटी है वो यूनिटी है। ठीक, अब मैं अगर मान के चलूं कि ये जो मेरा ये यूनिटी वेक्टर है वो इस तरीके से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या वो इस तरीके से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है इस तरीके से, या तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकता है इस तरीके से। ओके, दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। अब ये मैंने जो बनाया है डॉटेड लाइन में, ये है इस यूनिटी सर्कल का प्रोजेक्शन। तो मैंने एक बार इसको एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करते हुए प्रोजेक्शन बना लिया, और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए प्रोजेक्शन बना लिया। 45 डिग्री के एंगल पे मैंने ले लिया ये। या आप मान के चलिए यहाँ से भी अगर आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, वैसे मुझे यहाँ से बनाना था एक्चुअली, एक्चुअल जो है वो यहाँ से होना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने एक शो करने के लिए आपके लिए बना दिया। ठीक, वैसे बनाना तो यहाँ से चाहिए, ये से लेकर के यहाँ तक के। ठीक है, बट आप समझ जाएंगे, ये इतनी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन है उस लाइन का, इस एंगल्स का प्रोजेक्शन है। तो मैंने 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन दिखा दिया, हमको मैक्सिमम लेके चलना चाहिए। ठीक, नाउ द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिटी वेक्टर कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इसका डायरेक्शन यूनिटी वेक्टर का दो तरीके से हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज देन वी कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ साइन और कोसाइन वेव्स। और अगर जो डायरेक्शन है नेगेटिव वैल्यू, अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव लेंगे, और जब क्लॉक हो जाता है तो कैसा उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अब ये कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है ये हमको समझना पड़ेगा एक्चुअली वैल्यूज को कंसीडर करके। तो मैंने नेक्स्ट पेज में आपके लिए कैलकुलेशन किया हुआ है। हम समझते हैं कि वाकई में जब हम वैल्यूज लेते हैं तो किस तरीके से जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंसीडर किया, मान लो आप साइन जीरो कंसीडर कर रहे हैं। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ध्यान देना मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब मैं कौन सा एंगल कंसीडर करूंगा यहाँ पे, साइन 45, उसके बाद साइन 90, उसके बाद साइन 135, उसके बाद साइन 180। तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 0.707। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 135 कितना होता है, 0.707 होता है। साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। अब ये जो हाफ है मेरा पॉजिटिविटी का, ये वाला हाफ जो है वो एंड हो जाता है। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट हाफ, लेकिन ये सेकंड, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वाला जो दोनों क्वाड्रेंट है ये हो गया यहाँ पे एंड, पॉजिटिव वैल्यूज। अब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब देखिए, जैसे ही आप ये वाला एंगल लेंगे साइन 225, तो कितना आता है वैल्यू, माइनस 0.707। साइन 270 ले लेंगे तो कितना आता है, 27 की वैल्यू होती है -1।
ठीक है, अगर मैं 315 ले लूं डिग्री, यहाँ तक, यहाँ तक की डिग्री, यहाँ तक की वैल्यूज को कंसिडर कर लो, तो कितना हो गई वैल्यू? माइनस 707.707। और अगर मैं पूरा सर्कल घुमा लूं तो वापस जब साइन 360 लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है? 0। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैल्यूज बताई जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने इस यूनिटी वेक्टर को मूव कराया, इस तरीके से मूव कराया। अब मैं इस तरीके से भी तो मूव करा सकता हूँ यूनिटी वेक्टर को। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें? तो मैंने क्या कर लिया इंटेंशनली, जहां पे मैंने सर्कल कंप्लीट किया था, जैसे मैंने 0 से स्टार्ट किया और सर्कल कहाँ पे कंप्लीट हुआ? 360 पे कंप्लीट हुआ, मैंने वहीं से वैल्यू को लेना चालू कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब ये अगर ऊपर वाला 45 है तो नीचे वाला डिग्री क्या होगा? माइनस 45 होगा। तो साइन माइनस 45 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 0.707। आगे चलते जाते हैं, साइन माइनस 90 की वैल्यू, अब मैं इस तरीके से घूम रहा हूँ ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल्स ऐसे लूंगा मैं अब। तो साइन माइनस 45 हो गया, यहाँ पे साइन माइनस 90 हो गया, यहाँ पे साइन माइनस 135, यहाँ पे साइन माइनस 180, यहाँ पे साइन माइनस 225, यहाँ पे हो गया 270, फिर 315 एंड देन 360 वापस, जिसको मैं 0 लूंगा लास्ट में। ठीक है, तो आप देखते जाइए वैल्यूज। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। तो जब भी मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ अपने फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं पॉजिटिव में रहता हूँ, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्योंकि मैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसलिए वैल्यूज कैसे मिलती है? मुझे नेगेटिव मिलती है। और उल्टा होता है जब मैं इन वैल्यूज को देखता हूँ, साइन 225 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस 707 पॉइंट में। ठीक है, और माइनस 225 ले तो 0.707 प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस प्लस 0 0, क्योंकि 360 और 0 तो एक ही है, क्योंकि वो सर्कल वापस आके कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम साइन के कंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं। साइन वेव का कंस्ट्रक्शन देखिए, मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी वैल्यूज को लिया, पहले 45 लिया, फिर 90 लिया, फिर 135 लिया। तो ये सारी वैल्यूज जो हम लोगों ने ऊपर आइडेंटिफाई की है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 45 की वैल्यू 0.707, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 135 की वैल्यू 0.707, साइन 180 की वैल्यू 0। अब नीचे आएंगे हम, साइन कौन सा कंसिडर करेंगे? 215, सॉरी 225, तो कितनी वैल्यू आती है? माइनस 0.707। साइन 270 डिग्री माइनस 1, साइन 315 डिग्री माइनस 707, और साइन 360 कितना हो गया? 0। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से साइन वेव का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कर्व उतना स्मूथ मिलेगा आपको जितने आप एंगल्स को और ब्रेक कर देंगे। अभी हमने 40-45 डिग्री का एंगल लिया है, आप 10-10 डिग्री का लीजिए, 20-20 डिग्री का एंगल ले लीजिए, और आपको स्मूथ कर्व मिलने लगेगा। ये कर्व ट्रेसिंग जो होती है इसी तरीके से होती है, हम अलग अलग वैल्यूज पे, अलग अलग एंगल्स की वैल्यू पे अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर देखते हैं कि वो कर्व कैसे बन रहा है। तो इस तरीके से आपका साइन वेव कंस्ट्रक्ट होता है। अब मैंने अभी डायरेक्शन क्या लिया था? एंटी क्लॉकवाइज लिया था। अब ऐसा नहीं है कि जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो साइन वेव नहीं बनेगा। चलो साइन वेव का क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके देखते हैं। अब साइन वेव का क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा साइन माइनस 45, ये हो गया साइन माइनस 90, ये हो गया साइन साइन माइनस 135, ये हो गया साइन माइनस 180 एंड सो ऑन, जब तक ये सर्कल घूम ना जाए पूरा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन 360 या साइन 0 बोलिए, जैसा भी बोलिए आप, तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। फिर साइन क्या हो जाएगा? माइनस 45, तो माइनस 707, फिर साइन माइनस 90 माइनस 1। और इस तरीके से जब आप वैल्यूज लेते जाओगे, आप हम लोगों ने देखा था कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या कहना चाहिए इस तरीके से हम जाते हैं तो माइनस वैल्यू मिलती है, और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको वैल्यू कैसे मिलने लगती है? पॉजिटिव वैल्यू मिलने लगती है। और जब आप पूरा 360 या 0 डिग्री का एंगल पूरा जब घूमते हैं, तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन होता है आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन वेव का। तो दोनों ही वेव्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको वैल्यूज वही मिलेंगी, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाइए। ठीक है, तो ये समझाने का डिटेल में ये मतलब था कि हम किस तरीके से किसी यूनिटी वेक्टर को कंसीडर करके साइन कोसाइन वैल्यू को लेते हैं। और ये इसलिए भी साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में हमको समझना पड़ता है, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा आपके पास ज्योमेट्री है जिसमें आप यूनिटी रेडियस को कंसीडर कर सकते हैं, और कोई आपके पास ऐसा ज्योमेट्री अवेलेबल नहीं है, और कोई ऐसा शेप नहीं हो सकता जहाँ पे आप यूनिटी वेक्टर कंसीडर करके उसको इक्वली मूव कराएंगे एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और आप कंस्ट्रक्ट करेंगे साइन या कोसाइन। पॉसिबल ही नहीं। तो सिर्फ सर्कल से ही ये पॉसिबल हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने ये एग्जांपल कंसीडर करके ये समझा कि साइन और कोसाइन वेव हम, अच्छा अब आपको पता ही है कि साइन और कोसाइन वेव का क्या रिलेशन है। साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वहां पे फेज शिफ्ट हो जाता है। हमको पता ही है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन 0
साइन माइनस 90 की वैल्यू क्या होती है अगर मैं कॉस फॉर्म में लिखना चाहूँ, या साइन माइनस 180 की वैल्यू क्या होती है अगर मैं कॉस फॉर्म में लिखना चाहूँ, है ना। तो 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, तो इस तरीके से हम साइन और कोसाइन की वैल्यूज को कंसीडर करा सकते हैं और हम लोग वैल्यू को ले सकते हैं। अगर मैं इसको बनाता किसके लिए, कोसाइन वेव के लिए, तो जीरो में एंगल कहाँ पे आता है, ये 1 पे आता है। तो इस तरीके से आपको फेज शिफ्ट दिखता है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे वेव मिलती है आपको, इस तरीके से ये वेव मिलती है आपको कोसाइन। आप कोसाइन वेव भी बना सकते हैं, यहाँ से इस तरीके से आपको वेव मिलती है, ठीक है। एनी हाउ दिस इज फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब हम जाते हैं अपने टॉपिक में जो है हमारा फेजर डायग्राम, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम फेजर डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं। अब मैं एक आरएल सर्किट को कंसीडर कर रहा हूँ। आरएल सर्किट में देखिए ये है आर और ये है एल। ये एक साइन वेव सिग्नल है जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे इनपुट में, वीएम साइन ओमेगा टी। आई टी जो है वो करंट है जो इस आरएल सर्किट में, सीरीज आरएल सर्किट में फ्लो हो रहा है। हमको पता है कि किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि हमको आरएल सर्किट लेना है, तो आर का तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपके फेजर से। वो इसलिए है क्योंकि आर जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आर का जो बिहेवियर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आर जो है 0 सेकंड पे कुछ और होता है और 10 सेकंड पे कुछ और होता है, उसके साथ कोई फंडा ही नहीं है चेंज का। हम लोग इसको पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन एल और सी जरूर होते हैं क्योंकि वो स्टोरिंग डिवाइस है। एल में करंट और सी में वोल्टेज स्टोर होता है, तो टाइम के साथ उसका जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है, तो वो वेरिएशन हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली वीटी अगर मैं लूं एल के अक्रॉस, तो क्या होता है एल डी आई टी बाई डी टी। मुझे पता है अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मुझे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिखना है। एल का तो एल ही होगा, ये तो कांस्टेंट है। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस आई एस माइनस आई जीरो माइनस। अब मैंने यहाँ पे आई जीरो माइनस को जीरो ले लिया। मैं बोल रहा हूँ कि इस इंडक्टर में प्रीवियसली कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, लेट अस कंसीडर इट एज जीरो। तो वी एस इक्वल्स टू क्या हो गया, एल एस आई एस। अब s की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, j ओमेगा। तो v j ओमेगा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे j ओमेगा रख दिया, तो j ओमेगा l i ऑफ j ओमेगा, है ना। ये दोनों, इस दोनों, इन दोनों में कैसा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जहां मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, अगर मुझे उसको फेजर वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, एंगल में अगर कन्वर्ट करना है, तो पॉजिटिव के लिए मैं 90 डिग्री ले लूंगा एंगल, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। हम लोगों ने सीखा है जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम एंगल्स को ऐड करते हैं, और जब डिवीजन होता है तो हम एंगल को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसी साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में ही। तो ये हो गया एंगल ऑफ आई जे ओमेगा, और ये 90 डिग्री। इसका क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन। द इक्वेशन मींस दैट वी जे ओमेगा लीड्स द आई जे ओमेगा बाय 90 डिग्री। अगर आपको वी जे ओमेगा का एंगल चाहिए तो आपको आई जे ओमेगा के एंगल में 90 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको वी जे ओमेगा मिलेगा। What is this single line outcome of this particular analysis? The outcome is the voltage leads the current in case of RL circuit. I am repeating, the voltage leads the current in case of RL circuit. How much the leading value is 90 degree, or in other words, current lags the voltage in case of RL. Current lags the voltage in case of the RL circuit. Okay. अब मुझे अगर इसको प्लॉट करना है तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे। आई जे ओमेगा मैंने ले लिया यहाँ पे एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, हमने अभी पढ़ा। तो आई जे ओमेगा में मैं 90 डिग्री ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी जे ओमेगा मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझे आई जे ओमेगा नीचे बनाना है, वी जे ओमेगा को इस एक्सिस में लेना है, तो मैं कैसे लूंगा आई जे ओमेगा, वी जे ओमेगा में क्या माइनस करूंगा, 90 डिग्री। तो मैंने वी जे ओमेगा में 90 डिग्री माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, आई जे ओमेगा। वन एंड द सेम थिंग, मैंने सिर्फ क्या किया, एक्स एक्सिस के वैल्यूज को चेंज किया। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में क्या लिया, आई जे ओमेगा, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया, वी जे ओमेगा। बट इन बोथ द केसेस यहाँ पे आई वी जे ओमेगा लीडिंग है, यहाँ पे भी वी जे ओमेगा लीडिंग है, यहाँ पे आई जे ओमेगा लैगिंग है, यहाँ पे भी आई जे ओमेगा लैगिंग है। बस बनाने का जो तरीका है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही इजीली मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर आरसी सर्किट हो तो क्या होगा। तो आरसी सर्किट में देख लेते हैं, ये आर है, ये सी है, वीएम साइन ओमेगा टी, आई टी की वैल्यू। अब हमको पता है कि यहाँ पे हम आई टी को रेफरेंस ले सकते हैं। वहां पे हमने किसको रेफरेंस लिया था, वीटी को लिया था। वीटी की वैल्यू क्या ली थी, एल डी आई टी बाई डी टी ली थी। यहाँ पे हम आई टी को ले रहे हैं, सी डी वी टी बाई डी टी।
ठीक है। मैंने यहाँ पे VT को इसलिए कंसिडर नहीं किया, मैं इसको VT से भी बना सकता था, लेकिन हमको यहाँ पे इंटीग्रल का कंसेप्ट लेना पड़ता फिर, और इंटीग्रल के कंसेप्ट में फिर आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उससे नहीं बनता, उससे भी बनता। ठीक है। चलिए, तो फिर हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग इंटीग्रल से बनाते तो इंटीग्रल वाली वैल्यू आती, ऊपर में 1/s आता, s को जब आप ऊपर ले जाते तो वो माइनस होता। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब हम ऊपर डिफरेंशिएशन वाला ले रहे हैं तो इसको भी डिफरेंशिएशन वाला लेके देखते हैं, ताकि हमको कोरिलेट करने में आसानी हो। जब कभी भी जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमको याद रखना इजी होता है। अगर वहां पे मैं ले लेता डिफरेंशियल वैल्यू और यहाँ पे ले लेता इंटीग्रल वैल्यू, या वहां पे इंटीग्रल और यहाँ पे डिफरेंशियल, तो आपको एनालिसिस थोड़ा सा अलग करना पड़ता। तो अलग एनालिसिस क्यों करें जब हम सेम एनालिसिस से सेम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैंने इसका क्या कर दिया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, IT का लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया IS, DVT का ये हो गया SVS माइनस V0 माइनस। अगेन आई एम कंसिडरिंग that no value initial value is stored inside this capacitor, so तो V0 minus is 0, CSVS आ गया, यहाँ से S की जगह j ओमेगा रख दिया, तो S मतलब CJ ओमेगा VJ ओमेगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं j ओमेगा C V of j ओमेगा। अब आप देखिए I j ओमेगा इज नथिंग बट j ओमेगा C मल्टीप्लाइड बाई VJ ओमेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं एंगल निकालूं तो इसकी पॉजिटिव एंगल का हो गया 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ VJ ओमेगा। अब कौन लीड कर रहा है यहाँ पे, नाउ I करंट इज लीडिंग दी वोल्टेज, कितने से, 90 डिग्री से। व्हाट इज द आउटकम इन RC सर्किट, करंट लीड्स द वोल्टेज और वोल्टेज लैग्स द वैल्यू ऑफ करंट। तो RC बिल्कुल RL का क्या हो जाता है, अपोजिट, तो उसका डायग्राम भी बनेगा अपोजिट। अब आप VJ ओमेगा लोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस में, 90 डिग्री से लीड करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया, तो मुझे क्या मिलेगा IJ ओमेगा, या IJ ओमेगा में 90 डिग्री माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा VJ ओमेगा। ये दोनों डायग्राम ये बता रहे हैं कि IJ ओमेगा लीड करता है VJ ओमेगा को 90 डिग्री के वैल्यू से, अगर RC सर्किट होता है तो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं RLC सर्किट ले लूं तो मैं कैसे बनाऊंगा फेजर डायग्राम। नाउ लेट अस कंसीडर RLC सर्किट। मेरे पास R है, L है और C है, तीनों है। ठीक है, हमको पता है कि हमको वैल्यू कैसे बनानी है। अब मैंने I और VR को एक एक्सिस में ले लिया, क्यों, क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टर के कारण जो वोल्टेज होगा और जो I होगा उसके बीच में कोई फेजर डिफरेंस होगा ही नहीं, कोई एंगल का डिफरेंस आएगा ही नहीं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। रेजिस्टेंस के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसलिए R जो हो गया इसी पैरेलल एक्सिस में आ गया। मैंने ये वोल्टेज के फॉर्म में बनाए हुए हैं। ठीक है, तो I जो ओमेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब अगर I जो ओमेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट है एक्स एक्सिस में, तो मुझे पता है कि जब मैं इंडक्टर लेता हूं तो VJ ओमेगा लीड करेगा I जो ओमेगा को, और जब मैं कैपेसिटर लूंगा तो VJ ओमेगा लैग करेगा I जो ओमेगा को। ठीक है, तो मैंने बना दिया ऊपर VJ ओमेगा और नीचे बना दिया VJ ओमेगा। ये किसके लिए है, L के लिए, और ये किसके लिए, C के लिए। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट VJ ओमेगा लूं तो मुझे पता है अगर मैं कैपेसिटर के लिए करंट लूं तो करंट लीड करता है कैपेसिटर में किसको, वोल्टेज को, और करंट लैग करता है इंडक्टर में किसको, वोल्टेज को। तो ये दोनों डायग्राम का मतलब सेम है, मैंने सिर्फ रेफरेंस वैल्यू को चेंज किया। यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू I है, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू V, उस हिसाब से आपका पूरा डायग्राम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अगर मैं इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाऊं तो देखिए रिजल्टेंट डायग्राम ये हो गया VR, ये हो गया VL माइनस VC। क्यों, क्योंकि नीचे है C, वोल्टेज वाला C, और ऊपर है VL पॉजिटिव में, तो VL माइनस VC। और यहाँ पे ऊपर C है, नीचे L है, नीचे ये ऊपर से बना हुआ है। अगर मैं रिजल्टेंट डायग्राम बनाऊंगा तो ये क्या है, ऊपर वाला वोल्टेज VL है, नीचे वाला वोल्टेज VC, ऊपर वाला करंट है IC, नीचे वाला करंट है IL। तो रिजल्टेंट डायग्राम क्या होगा, IC माइनस IL, और यहाँ पे क्या होगा VL माइनस VC, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है किसमें, इंडक्टर में, यहाँ पे करंट लीड करता है किसमें, कैपेसिटर में। ठीक, तो ये हो गया रिजल्टेंट डायग्राम। रिजल्टेंट डायग्राम हो गया VL माइनस VC प्लस VR। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे थीटा डिग्री पे, तो ये हो गया IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL स्क्वायर अंडर रूट करके। तो वहां से भी हम रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी RL, RC और RLC सर्किट का फेजर डायग्राम प्लॉट कर सकते हो। आई होप यू हैव गॉट दिस कंसेप्ट और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल फॉर फेजर डायग्राम एंड हियर आई एंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।